हेलो एवरीबॉडी। आज है 5 अक्टूबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है यूएन एंड मल्टीलैटरलिज्म। मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में। मल्टीलैटरलिज्म कई बार हम आर्टिकल में डिस्कशन कर चुके हैं। मल्टीलैटरलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है एक ऐसे पावर शेयरिंग का जहां पर एक व्यक्ति का प्रभुत्व पूरी दुनिया पर ना रह करके, एक कंट्री का प्रभुत्व ना रह करके सारे कंट्री को अपने अपने रीजनल सॉवरेनिटी और अपने अपने जो हित है उसको सामने रख करके आगे बढ़ने को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना मल्टीलैटरलिज्म कहा जाता है। यानी कि ऐसा दुनिया जहाँ पर हर एक अपना अपना हित देख सके, अपना अपना हित को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सुरक्षा, अपनी सॉवरेनिटी, अपना रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो मल्टीलैटरलिज्म उसको कहा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक कंट्री अपने फैसले को पूरे दुनिया में थोपने की कोशिश करता है और अपनी मनमानी करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे मल्टीलैटरलिज्म नहीं कहा जाएगा। अब मल्टीलैटरलिज्म कायम करने का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन पूरे दुनिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन है? जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन का मकसद है मल्टीलैटरलिज्म कायम करना। ठीक है। जो 1945 में जो है जिसकी स्थापना की गई थी। 1945 से पहले ये लीग ऑफ नेशन के नाम से हुआ करता था, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड होने के बाद ये फेल हो गया। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया और पूरे दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म कायम करने का मकसद यूनाइटेड नेशन को रखा गया। तो अब हम देखते हैं क्या मल्टीलैटरलिज्म में कितना प्रोग्रेस हुआ और क्या इस सिचुएशन में अभी हम पहुँचे हुए। तो मैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन तकरीबन 75 साल का हो चुका है और ये गवाह है कि आज भी हम देख सकते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म ख़तरे में है। मल्टीलैटरलिज्म को सप्रेस किया जा रहा है। तो कैसे सप्रेस हो रहा है, देखिए चैलेंजिंग क्या है। मल्टीलैटरलिज्म के सबसे बड़े चैलेंजेज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक एटलांटिक ट्रेड से जो है खुद को अलग कर लिया। जो ये ट्रेड था कनाडा और वहाँ के एटलांटिक ओशन के पास जो कंट्री उनके बीच में यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो देखिए अमेरिका जब से ट्रंप की सरकार आई है तब से अमेरिका फ़र्स्ट का जो है नारा वो देते आए हैं। अमेरिका फ़र्स्ट में उनका ये मकसद है कि अमेरिका को सबसे पहले हम तवज्जो देंगे और अमेरिका के हितों के साथ जो है किसी भी हित का समझौता नहीं कर सकते। तो ट्रंप का ये नारा है। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद ट्रंप को लग रहा था ये एग्रीमेंट सही नहीं है, तो ट्रांस पैसिफिक एटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट जो था इसको ट्रंप ने क्या कर दिया, इसको रिवोक कर दिया। दूसरा पेरिस क्लाइमेट डील जो कि 1992 से जो है चला आ रहा था कि पूरे दुनिया में जो है क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग के जितने कंसर्न हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे कंट्री जो है दुनिया के सारे बैठ कर के इसको डील करेंगे, इसको हल करेंगे। लेकिन यूएसए जैसा सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश पेरिस क्लाइमेट डील से जो है गैर जिम्मेवार की तरह जो है बाहर निकल गया। उसी तरीके से यूनेस्को से भी जो है यूएसए बाहर निकल गया। यूनेस्को को भी जो है फंडिंग नहीं करता। और इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी यूएसए ने पिछले साल यानी कि अभी कुछ ही कोविड-19 के दौर में कुछ ही समय पहले यूएसए ने इससे भी जो है अपने को रिवोक कर लिया। तो कह सकते हैं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन मल्टीलैटरलिज्म को प्रोपगेट करती है। और यूएसए जैसा देश अगर मनमानी करते हुए इस इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलता है तो मल्टीलैटरलिज्म को काफ़ी थ्रेट पहुंचता है। इसी तरीके से यूरोप की बात करें तो ब्रेग्जिट के वजह से जो अभी हमने देखा रेफरेंडम हुआ और तकरीबन जो है 50% से ज़्यादा इंग्लैंड के लोगों ने ब्रेग्जिट से निकल जाने को लेकर जो है वोट दिया कि वो ब्रेग्जिट से निकल जाना चाहते। देखो ब्रेग्जिट क्या होता है। यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं ना, 28 या 29 देश है, इन सारे देशों को ब्रेग्जिट कहा जाता है इस वजह से कि इन लोगों में आपस में एक डील है। कई सारे डील है कि फ्री ट्रेड होगा, आपस में वीज़ा नहीं होगा, आपस में एक पासपोर्ट से कई आपस में सारी कंट्री को ट्रैवल कर पाएंगे। काफ़ी सारे डील है आपस में, तो उसी डील को यूरोपियन यूनियन को ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो ब्रेग्जिट में देखिए अभी जो है इंग्लैंड बाहर निकल गया। तो बाहर निकल जाने के लिए वहाँ रेफरेंडम हुआ था कि इंग्लैंड के लोग क्या चाहते हैं। तो उसमें देखा गया था कि इंग्लैंड के लोग केवल इंग्लैंड को चाहते हैं, यूरोप को नहीं चाहते। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यूरोप भी जो है अपने नेशनलिज्म के प्रभाव में जो है ब्रेग्जिट से बाहर निकल गया। तो देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सका। उसी तरीके से द वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक कोविड-19। पेंडेमिक की वजह से जो हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है सफरिंग कर रहा है और बहुत सारे ऐसे देश है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है डिप्राइव कर रहा है। इनकी अहमियत को, इनके जो काम है, इनके काम पर सवाल चिन्ह खड़ा हो रहा है।
तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी, WHO के कंसर्न हमें ये देखने को मिला। इसी के साथ द रिफ्ट बिटवीन द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी स्टार्टेड इफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और परमानेंट मेंबर की जहाँ तक बात है, ये हमेशा से डेवलपिंग कंट्री का ये शिकायत रहा है कि परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मनमानी करता है। जो 5 देश जिसके पास जो है वीटो पावर है, तो इसको लेकर अभी तक कोई सुझाव जो है प्रस्तुत नहीं हुआ है। और ख़ास तौर से जो है अफ्रीकन कंट्री जो है, जो काफ़ी लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि उनको वीटो मिलना चाहिए भारत जैसे देश, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और रोल ऑफ चाइना की बात करें, यूएसए जिस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशन को हल्के में ले रहा है और अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे के पीछे भाग रहा है, तो इस वजह से जो वैक्यूम खाली हो रहा है यूएसए के भागने की वजह से, अब ये वैक्यूम कौन भर रहा है? चाइना इस वैक्यूम भरने की कोशिश कर रहा है। और चाइना का जो ग्रोथ है, ये चाइना का ग्रोथ पीसफुल नहीं है। और चाइना की जो नीयत है वो भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो जो है पीसफुली जो है चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। मल्टीलैटरलिज्म को चाइना भी जो है धक्का देना चाहता है। देख सकते हो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। और इस रोड के में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और जो है कॉपरेशन, जो कंसल्टेशन है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न है, जबकि चाइना उसको लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन के अचीवमेंट क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के अचीवमेंट है, यूनाइटेड नेशन के पास पीस कीपिंग फोर्स है। जिस किसी देश में लड़ाई होती है तो पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन के स्टेट की तरफ से वो भेजा जाता है। तो अब यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, तकरीबन 40 देशों के ये फोर्स जो है उसमें जुटा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स, इसके पास भी अब जो है फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ख़राब है। तो बगैर फंडिंग के जो है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं चल सकते, क्योंकि 95,000 की तादाद में तकरीबन जो यहाँ पर फोर्स है, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में काम करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं मल्टीलेटरलिज्म के लिए, जो कि करने की ज़रूरत है। हमारे देश से भारत जैसे देश को अपना रोल अब अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। दूसरा आर्टिकल है कैट क्यू वायरस। कैट क्यू वायरस का अभी पता चला है कि ये वायरस जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने पाया है कि कैट क्यू वायरस का हमें एंटीबॉडीज़ और इसका सैंपल हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 2014 से 2017 के दौर में ये वायरस जो है, इसका RT-PCR टेस्ट के जरिए निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही थी। काफ़ी सारे पेशेंट में ये पाया जा रहा था, निगेटिव पाया जा रहा था। बट द एंटीबॉडीज़ पॉजिटिविटी हैज़ बीन फाउंड इन 2 सैंपल। तो हमने पाया है सबसे पहले ये वायरस कैट क्यू वायरस जो है चाइना के किसी सूअर में पाया गया था, फिर उसके बाद वियतनाम में पाया गया था, और फिर ये वायरस जो है मस्कीटो मच्छर के ज़रिए जो है ये वायरस जो है एनिमल को फैला। फिर उसके बाद जो है मच्छर के ज़रिए इंसान अगर ये मच्छर काट ले, जो वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो फिर इंसान को भी ये कैट क्यू वायरस हो सकता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो हमारे पास अभी इसके वैक्सीन है, और ये वैक्सीन जो है बनाया गया है देखिए, इसके द्वारा बनाया गया वैक्सीन, अभी हमारे इसके लिए वैक्सीन मौजूद है हमारे पास। तो like catch valley virus that can cause meningitis, the law cross the virus belonging to the same genus, and the C cat Q virus can pediatric encephalitis, and the Gora virus can cause a fabric illness। तो कह सकते हैं कि ये वायरस कैट क्यू वायरस, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये वायरस 2014 से 17 के बीच में था। इसका सैंपल हमें अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, और इसमें जो है इसके एंटीबॉडीज़ के बारे में हमें पता चला है कि इससे कैसे इस वायरस से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल है कोविड-19 म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है प्रजनन करके अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को चेंज कर लेना। तो कोविड-19 के बारे में भी ये पता चला है कि जो कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये म्यूटेशन करके अपनी स्थिति को चेंज कर सकता है। तो इसका चेंज जो किया जाता है, इसका नंबरिंग यहाँ पर रखा गया है D61G। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है D61G के में। तो बताया गया कि ऑल वायरस रेप्लिकेट एडेप्ट टू द बैरियर पुट फॉर बाय द ह्यूमन। जितने भी वायरस है, जब इंसान के शरीर में जाता है तो वो अपने को म्यूटेशन कर लेता है, वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है, आरएनए में जा करके मिल जाता है और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो यही चेंजेस जो किया जाता है, उस जो वायरस जो चेंज होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसको D64G कहा जाता है। ग्लिसिन रेप्लिकेट एस्पर्टिक एसिड 614 द पोजीशन इज सो रेफर टू एज द D64। तो जो पोजीशन जो हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन करके जो चेंज हो जाता है, इस वायरस कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में जो है ये अपने रूप को चेंज कर सकता है। तो इसका नाम यहाँ पर D614G रखा गया है। ठीक है, तो ये वायरस जो म्यूटेशन करने की जो चीज़ें हैं, यूएसए, जर्मनी, कनाडा में सबसे पहले जो है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, इंडिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो है इस चीज़ को पाया गया है। हाउ इज दिस म्यूटेशन डिफरेंट। तो ये जो म्यूटेशन है, कैसे ये डिफरेंस है, इंसान के सेल के अंदर जा के उसको अफेक्ट कर सकता है। मतलब सेल के अंदर जा के अफेक्ट कर देना, प्रोटीन में जा के मिल करके उसमें चेंजेस कर देना, तो ये वायरस की जो है सबसे बड़ी खामी है। तो वेयर डज इट इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट यही है
कि आपके रेसिस्टेंस को जो है ये और आपके मोराटिलिटी को जो है इन्फेक्ट कर सकता है। और कहा जा रहा है कि 78% जो है इसके सीक्वेंसेस जो है म्यूटेशन की वजह से जो है पता नहीं चलता, और यह स्टडी में पाया गया है। तो ये वायरस जो आपका है ये इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद है, और ये एंटीबॉडीज़ जो बनाया गया है पिफिज़र के द्वारा ये डेवलप्ड किया गया है। और इसके लिए हमारे म्यूटेशन को, इस वायरस के कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन को रोकने के लिए हमारे पास जो है इसके लिए अभी ट्रायल चल रहा है। मेडिसिन पहले से मौजूद है, अब ये कितनी कामयाबी लेकर के आएगी, सक्षम होगा कि नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा। दूसरा आर्टिकल हमारा कोड ऑन वेज, यानी कि सरकार का देखिए लेबर के जो वेज है इसके लिए 4 कानून पहले से मौजूद है। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये चारों कानून जो सरकार ने बनाया था ये वेज को लेकर बनाया था कि मज़दूरों के एक मिनिमम वेज हो, एक बोनस हो, ये हो वो हो। तो ये सारे कानून को सरकार ने क्या किया, इसको एक प्लेटफार्म पर एक तरीके से इसको बांध दिया है कि किसी भी व्यक्ति का वेज जो है तकरीबन 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और फिर 200 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब डेली के हिसाब से 200 और अप्रैक्स मंथली 2,000 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए एक बड़ी बात है यहाँ पर कि सरकार ने ये सारे जो 4 कानून हैं इसको एक कानून में करके इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है कि तकरीबन एक व्यक्ति की वेज तकरीबन 200 से कम नहीं होनी चाहिए, और तकरीबन मंथली 6-10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो मोर पावर आर डेलीगेटेड द एग्जीक्यूटिव द फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दैट इज बिगर देन द कोड इटसेल्फ। तो इस कोड में देखिए यही चेंजेस किया गया है कि एक इतना जो है इसके लिए वाच किया जाएगा, जो भी व्यक्ति होगा उसको 10,000 तक जो है उसको एम्प्लॉयर वर्कर के रूप में जो है उनको दिया जाएगा। और इनके लिए जो है पूरी तरीके से सरकार जो है इंस्पेक्टर असाइंड करेगी, जो इन चीज़ों को वॉच भी करेगी और फ्लोर वेज जो है देखेगी ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। तो इशूज़ यही है कि सुपरवाइज़र ड्राइंग ए सैलरी अप टू 15,000 पर मंथ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काबिल होते हैं जिसकी सैलरी 15,000 20,000 हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वर्कर में ये चीज़ें बाउंडेड कर दिया गया 10,000, तो और भी वर्कर को जो है इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अनलाइक तो मिनिमम वेज एक्ट जैसे कि मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो मनरेगा के अंदर में ये कोड को जो है, ये कोड मनरेगा से बाहर है जबकि, लेकिन ये कोड मनरेगा के अंदर भी आना चाहिए था, लेकिन ये मनरेगा के अंदर नहीं है। तो क्लेम क्या है, क्लेम अंडर द न्यू कोड विल बी द हियर्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द रैंक नाउ द बिलो डेट ऑफ गैजेटेड ऑफिसर। तो जो भी सरकार ने जो ये चीज़ किया है ये एक इंस्पेक्शन के अंदर रहेगा, और ये चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी है जो गैजेट ऑफिसर डिस्पोजल ऑफ द क्लेम। तो ये यहाँ पर थोड़ा करप्शन का जो है काफ़ी बड़ा चांसेस होगा, इससे करप्शन फैलेगा। और इसमें जो है जाहिर सी बात है फैक्ट्री वाले बहुत ही चालू होते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाए। और सरकार ने तो ये बाउंड्री बना दी है कि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं है, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं कि देखिए इसका प्रोविज़न आर्टिकल 50 के अंदर किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव के काम को जुडिशरी के काम से बिल्कुल अलग किया गया है, और इसमें सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपने तरीके से चाहे तो कुछ जजमेंट जो है इसके अंदर चेंजेज कर सकती है, कुछ चीज़ों को हेर फेर कर सकती है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल्स। तो आपका ये कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो सवाल करो, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।